नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो हम लोग सिंपल बेंडिंग में अध्ययन कर चुके हैं कि जब हमारे बीम पर कोई लोड नहीं लगता है तो बीम हमारा क्या होता है, उदासीन। बीम का जो अक्ष होता है वो उदासीन होता है, लेकिन जब इस पर कोई लोड लगता है तो बीम अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, अर्थात एक वृत्ताकार चाप में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो जब इस पर W का भार लगा तो बीम क्या हुआ, एक वृत्ताकार चाप में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो ये बिंदु, माना कि जब पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है तब एक बिंदु P है। ठीक है, और जब इस पर लग रहा है तो ये बिंदु P डैश पे आ जाती है। ठीक है, तो बिंदु P का P डैश तक जो विस्थापन है ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, बीम का डिफ्लेक्शन है, मतलब बीम का विक्षोभ है। ठीक है, अब इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्षैतिज से जितना कोण बनाएगा, ठीक है, वही कोण हमारा क्या कहलाएगा, ढलान कहलाएगा। ठीक है, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सिंपल बात है, जब हमारा बीम पर कोई लोड नहीं है तब तो बीम अपनी प्रारंभिक स्थिति में होती है, मतलब कि बीम में कोई विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब उस पर कोई लोड लगता है तो बीम है वो एक वृत्ताकार चाप में विक्षेपित हो जाती है। तो जब कोई लोड नहीं है तो हमने बिंदु P माना है, जब लोड लगने लगा तो ये बिंदु P डैश पे आ गया, अर्थात बिंदु P कितना विक्षेपित हो गया, y दूरी विक्षेपित हो गया। तो ये बिंदु P डैश तक जो विस्थापन हुआ है यही बीम का डिफ्लेक्शन कहलाता है, यही बीम का विक्षेप कहलाता है। और इस बिंदु से अगर हम एक स्पर्शी खींचे जो क्षैतिज रेखा को जिस कोण पे काटेगा तो वही कोण हमारा क्या कहलाएगा, बीम का ढलान या स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का चैप्टर शुरू करने से पहले हम निम्न बातों पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है धरणों का विरूपण, दूसरा विस्थापन तथा ढलान, तीसरा है धरण की सामर्थ्य, चौथा है विक्षेप तथा ढलान का महत्व, और पांचवा अधिकतम विक्षेप तथा ढलान। मतलब डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, स्ट्रेंथ ऑफ बीम, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला है धरणों का विरूपण, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो जब हम शुद्ध नमन की बात करते हैं, अर्थात शुद्ध नमन मतलब कि धरण पर जो घूर्ण का मान है वो समान रहता है। ठीक है, तो जब हम शुद्ध नमन के अंतर्गत धरण पर समान मान का नमन घूर्ण लगाते हैं तो धरण की जो उदासीन सतह होती है, ठीक है, जो धरण की उदासीन सतह होती है वो एक वृत्त के चाप के रूप में मुड़ जाती है। ठीक है, और जो चौक मुड़ी होती है, वृत्त के चाप में मुड़ी होती है जो बीम का पोर्शन, उसे हम बोलते हैं वृत्तीय नमन। ठीक है, मतलब कि जब हम एक समान धरण पर एक समान घूर्ण लगाते हैं तो धरण एक वृत्त के चाप के आकार में मुड़ जाती है। तो इस प्रकार की विरूपण को हम बोलते हैं वृत्तीय नमन। ठीक है, तो वृत्तीय नमन के अंतर्गत उदासीन सतह के आर अर्धव्यास जो वृत्त का चाप है, अगर उस वृत्त का हम त्रिज्या कैपिटल R माने तो हम उससे बेंडिंग फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कितना होगा, M/I बराबर E/R होगा। ये तब होगा जब AB बीम के लिए धरण क्या है, AB बीम के लिए धरण वृत्तीय नमन है, मतलब कि विक्षेप जो है वो क्या है, वृत्तीय नमन है। मतलब M का मान क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यदि कई भार एक साथ लगे, मतलब कि हर पॉइंट पर क्या हो,
धरन का नमन जो है वो बदले, मतलब जो घूर्ण है एम है, एम का मान क्या है, वो कांस्टेंट ना होके क्या होगा, वो घूमेगा। तो हमें हर पॉइंट पर एक वृत्तीय चाप मिलेगा, अर्थात कि हमें एक वक्राकार जो वृत्तीय नमन हमें प्राप्त हुआ है समान समान मूवमेंट के लिए हमें वृत्तीय नमन प्राप्त हुआ है, लेकिन जब हमारा एम का मान कांस्टेंट नहीं होगा तो हमें वृत्तीय नमन न होके एक वक्र रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये अंतर है जब जब हमारा धरन का मान, मतलब जब जो गुण है, जो घूर्ण है, जो बेंडिंग घूर्ण है, जो नमन है, वो हमारा नमन के लिए हमारा m का मान कांस्टेंट है, तब तो हमें वृत्तीय नमन प्राप्त होगा। लेकिन जब m का मान कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक वक्राकार रेखा प्राप्त होगी। तो जब हमारा वृत्तीय नमन है अर्थात घूर्ण का मान कांस्टेंट है, तब तो एक वृत्ताकार चाप प्राप्त होता है। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होता है, जो विरूपण आता है बीम का बल लगाने पर, वो हमारा एक डिफ्लेक्शन, एक वृत्त का चाप आता है। लेकिन समान परिस्थितियों में क्या होता है, समान परिस्थितियों में m का मान असमान होता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो पूरा धरन क्या होता है, पूरा धरन एक वक्राकार आकार में मुड़ जाती है। ठीक है, जो भी विक्षोभण आएगा समान परिस्थितियों में, क्योंकि एक बल तो लगेगा नहीं, कई बल लगेंगे, और कई बल के लगने से घूर्ण का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो वो एक वक्राकार आकार प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो हमारा जो बीम का डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, एक वक्राकार आकार में होगा। ठीक, मतलब कि अगर धरन की छोटी छोटी लंबाई दी जाए तो धरन हमारा क्या हो जाएगा, अनेक वृत्तों के चापों में मुड़ेगी। जैसे ये हमारा एक लोड है, कई लोड लग रहे हैं, जिसके कारण से इस धरन का क्या है, जो वृत्तीय चाप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबको जब मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक वक्राकार आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो धरन का विरूपण जब समान m के लिए किया जाए, मतलब समान घूर्ण का मान क्या हो, समान हो, तो वृत्तीय नमन आएगा। और जब m का मान मतलब घूर्ण का मान असमान होगा, तब जो विरूपण धरन का वो कैसा होगा, वक्राकार होगा। ठीक है, तो ये हमारा धरन का विरूपण हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर से, जब m का मान कांस्टेंट है तो धरन का विरूपण वृत्तीय नमन है। ठीक है, एक वृत्तीय नमन है, अर्थात कि एक वृत्त का चाप है। ठीक है, परंतु जब धरन में m का मान असमान है तो धरन एक वक्राकार स्थिति में है। ठीक है, वक्राकार स्थिति में डिफ्लेक्ट होती है, अर्थात अनेक वृत्तों के चापों में वो मुड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा धरों का विरूपण हो गया। अब नेक्स्ट है विस्थापन तथा ढलान। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि एक बीम लेते हैं ए बी, उस पर कोई लोड नहीं लगा है तो वो अपनी क्षैतिज स्थिति में रहता है। ठीक है, उस समय बिंदु क्या है हमारा, उस समय बीम पर हम एक बिंदु लेते हैं P1। ठीक है, तो P1 वो बिंदु है। ठीक है, अब जब हम इस पर एक लोड W लगाते हैं तो इसके किनारों पर RA RB का लोड लगता है, और ऊपर हम लोग ने इसके मध्य में क्या लगाया, एक भार लगाया है W का। ठीक है, तो बीम हमारा एक आर्क में विस्थापित हो जाएगी, अर्थात बिंदु P2 पर आ जाता है। ठीक है, बिंदु P कहाँ आ जाता है, जब कोई लोड नहीं है तो P1 है, मतलब कि क्षैतिज अवस्था में है, लेकिन जब उस पर लोड लगता है तो P1 से P2 पर भी विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो P1 P2 पर जो रेखीय स्थिति जो विस्थापित हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, बीम का विक्षेप कहते हैं, बीम का डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y क्या है, बिंदु P1 का P2 पर विक्षेप है। ठीक है, कितना P1 P2 तक कितनी दूरी चली है। ठीक है, यही हमारा क्या है, बीम का डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब स्लोप क्या होती है, स्लोप अब धरन के आर्क पर घूमने के बाद, मतलब धरन पर जब
धरन पर हमारा क्या लगे, भार लगता है तो धरन विक्षेपित होती है, तो ये विक्षेपित हो गई, बिन P1 P2 पर चला गया, तो P2 से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो धरन के क्षैतिज को जिस कोण पर काटता है, क्षैतिज अक्ष को जिस कोण पर काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, ढलान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम अगर धरन को आगे बढ़ाएं तो ये एक एंगल बनाएगा, यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, क्षैतिज से कोण बनाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा धरन का कोण कहलाएगा। क्लियर। तो धरन पर भार लगने से क्षैतिज स्थिति में जो बिंदु है वो P1 वो P2 पर चली जाती है, तो P1 से P2 के बीच की ये ऊर्ध्वाधर सरल रेखीय दूरी को ही हम क्या करते हैं, विक्षेप करते हैं। और फिर P2 का से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो क्षैतिज से जो एंगल बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, उस बीम का ढलान या स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा विक्षेप तथा ढलान हुआ, ठीक है। और ढलान को हम थीटा से, ठीक है, विक्षेप डिफ्लेक्शन को हम y से तथा स्लोप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y मीटर में या mm में या सेंटीमीटर में और थीटा डिग्री में या रेडियन में इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये हमारा ढलान और स्लोप हुआ। अब नेक्स्ट आता है धरन की सामर्थ्य। तो अब अगला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ बीम, धरन की सामर्थ्य, ठीक है। तो धरन की सामर्थ्य के अंतर्गत उसके प्रत्येक काट पर कर्तन बल तथा नमन घूर्ण के सहने में पर्याप्त सक्षम होनी चाहिए। मतलब कि बीम का सामर्थ्य क्या है, बीम का सामर्थ्य ये है कि जो उस पर कर्तन बल और नमन घूर्ण लग रहा है वो उसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, मतलब सह ले, ठीक है। अगर वो सह लेती है तो हम कहते हैं कि हमारा बीम क्या है, मजबूत है। अगर वो सह नहीं पाती है तो हम कहते हैं कि हमारा बीम क्या है, मजबूत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब कि बीम का सामर्थ्य कर्तन बल तथा नमन घूर्ण के सहने की क्षमता पर आधारित होता है, ठीक। तो और प्रत्येक बीम का कर्तन बल और नमन प्रतिबल सहने की एक सीमा होती है, ठीक है। तो उस सीमा के अंतर्गत किसी बीम के द्वारा कर्तन बल तथा नमन बल के सहने की क्षमता को ही हम बीम का सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो धरन की क्षमता को हम नमन दृढ़ता के रूप में स्थापित करते हैं, ठीक है। अर्थात जितनी धरन में नमन दृढ़ता अधिक होगी उतना ही विक्षेप हमारा क्या होगा, कम होगा। जो हमारा नमन दृढ़ता है, नमन दृढ़ता किसे कहते हैं, नमन दृढ़ता नमन दृढ़ता फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ये होती है E/1। हमारा बीम का जो विक्षेप हो वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कम नहीं होगा तो बीम में क्रैक आ जाएगी, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड है, E/I पर, ठीक है। E/I क्या है, नमन दृढ़ता। तो जब नमन दृढ़ता अधिक होगी तो बीम का जो विक्षेप होगा वो कम होगा। जब नमन दृढ़ता कम होगी तो बीम का विक्षेप क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब बेंडिंग फार्मूला M/I बराबर E/R बराबर F/Y से, ठीक है। तो M, R और F का मान अगर कांस्टेंट हो तो E/I किसके समानुपाती होते हैं, 1/Y के। और E/I क्या है, E/I हमारा है नमन दृढ़ता,
नमन दृढ़ता किसके समानुपाती है, 1/y के, ठीक है। अर्थात नमन दृढ़ता तब अधिक होगी जब विक्षेप का मान कम होगा, ठीक है। और नमन दृढ़ता पर ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बीम है, ठीक। मतलब कि जब बीम कम विक्षेप होगी तो वो बीम अधिक सामर्थ्य होगी, ठीक। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बीम है। तो जैसे हमारा छत वगैरह है उसमें विक्षेप क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अगर हम छत में विक्षेप ज़्यादा कर दें तो हमारा छत क्या हो, टूटने लगेगा, ठीक है। अर्थात छत का जो बीम है वो क्या हो जाएगा, वो कम सामर्थ्य का हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक सामर्थ्य के लिए हमें विक्षेप को कम करना पड़ेगा। तो जब हमारा बीम का विक्षेप कम होगा तो वो बीम ज़्यादा स्ट्रेंथ की होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बीम हुआ। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड बीम का, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम, मतलब विक्षेप तथा ढलान का महत्व। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो नमन दृढ़ता है बीम का जो सामर्थ्य है वो डिफ्लेक्शन के विलोमानुपाती होता है। अगर सामर्थ्य कम है तो विक्षेप अधिक होगा, सामर्थ्य अधिक है तो विक्षेप कम होगा, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि धरन का विस्तार मतलब धरन की लंबाई की अपेक्षा उसका धरन का जो विक्षेप होता है वो कम होता है, जिसके कारण उसके अनेक स्थान पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि धरन का विक्षेप जो है एक निर्धारित सीमा के अंदर ही, उससे अधिक होने पर धरन क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये धरन हमारा क्या हो, अधिक विक्षेपित होने लगेगा तो वो क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धरन का विक्षेप का बहुत अधिक महत्व है। और हमारा धरन क्या होगा, हमारा धरन कम से कम विक्षेपित होना चाहिए, ठीक है। अधिक विक्षेपित होगा तो हमारा क्या होगा, बीम टूटने लगेगा। अभी हमने उदाहरण दिया है छत का, ठीक है। तो जैसे छत है हमारा, छत या कोई फर्श है, ठीक है, तो उस पे धरन अधिक विक्षेपित होने से क्या होगा, फर्शेस या छत क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, बीम असफल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मशीन है तो मशीन में अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन भी अधिक विक्षेपित होगी तो उसके अंग, मशीन के और अंग भी क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कम से कम डिफ्लेक्ट होगा तो हमारा बीम क्या होगा, अधिक सामर्थ्य होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकतम विक्षेप तथा ढलान। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, अधिकतम विक्षेप तथा अधिकतम ढलान। तो हमारा बीम है, बीम पे हमने जब लोड डाला है तो बीम एक वृत्ताकार आर्क में विक्षेपित हो गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर पिंड का जो बीम का डिफ्लेक्शन है वो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं होगा अधिकतम बिंदु होगा, तो हमारा मध्य बिंदु जो है उसको मान लिया कि अधिकतम है, तो वहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, अधिकतम है, ठीक है। अब इससे हम ए की तरफ बढ़ें या बी की तरफ बढ़ें, हमारा जो बीम का विक्षेप होगा वो वाई मैक्स से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर बीम का डिफ्लेक्शन सबसे अधिक होगा उसे हम बोलेंगे वाई मैक्स, ठीक है, उसे बोलेंगे हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अधिकतम विक्षेप, ठीक है। इसी तरह स्लोप, तो हम स्लोप का जब मैक्सिमम पॉइंट पर हम स्लोप का खींचते हैं स्पर्शी, तो वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है, मतलब कि एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम किनारे पर खींचते हैं, ठीक है, मतलब बी पॉइंट पर स्पर्शी खींचते हैं तो वहाँ पे जो ढलान है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम बनता है। तो ढलान की बात किया जाए तो ढलान का क्षैतिज से
किनारों पर ढलान का अधिकतम होता है तथा जहाँ पर विक्षेप मैक्सिमम होता है वहाँ पर ढलान 0 होता है। ठीक है, तो हमारा स्लोप तथा विक्षेप हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन और स्लोप का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस चित्र में मैक्सिमम हमारा सेंटर पर हो रहा है, तो वहाँ पर स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाई एक्स सॉरी वो एक्स जो बीम के का क्षैतिज है उसी दिशा में हो जाता है उसका स्पर्शी, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 बनता है। और मैक्सिमम स्लोप कहाँ प्राप्त होता है? बीम के सिरों पर। ठीक है, तो ये हमारा बीम का मैक्सिमम विक्षेप तथा मैक्सिमम ढलान है। अब नेक्स्ट आता है वृत्तीय नमन तथा उसके प्रतिबंध। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृत्तीय नमन तथा उसके संबंध, सर्कुलर बेंडिंग एंड कंडीशन फॉर द सर्कुलर बेंडिंग। ठीक है, तो वृत्तीय नमन की तो बात होगी है कि जब हमारा किसी धरन के लिए घूर्ण m का मान कांस्टेंट हो तो वो एक वृत्त के चाप के रूप में विक्षेपित होगी, उसी को हम बोलते हैं वृत्तीय नमन। ठीक है, तो वृत्तीय नमन के कंडीशन के लिए हमारा क्या होता है? वृत्तीय नमन के लिए हमारा जो कंडीशन होना चाहिए वो क्या है? m/i बराबर e/r बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब m तथा i का अनुपात और e तथा r का अनुपात। m क्या है? मूवमेंट है। i क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ बीम का मूवमेंट तथा बीम के मूवमेंट जड़ता घूर्ण का अनुपात होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक E तथा वृत्त की त्रिज्या R का अनुपात क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो m/i का मान कांस्टेंट होना चाहिए तथा e/r का मान कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये मान कांस्टेंट होगा तो हमारा जो विक्षेप होगा बीम का वो कैसा होगा? वृत्तीय होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इन कंडीशन का अप्लाई करके हम स्लोप तथा डिफ्लेक्शन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया है कि एक L लंबाई का धरन लिया है, एक AB हमारा क्या है? धरन है, जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l है। तो स्मॉल l AB धरन की लंबाई है। ठीक है, P बिंदु है जिसका पर विक्षेपण कितना? P' पर होती है। ठीक है, मध्य बिंदु है P, तो वहाँ से धरन की लंबाई L/2 दूरी है। ठीक है, मतलब बिंदु P कहाँ स्थित है? मध्य बीम के मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अब विक्षेपण के बाद P' विक्षेपण के बाद की स्थिति है। ठीक है, E धरन के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। R उस वृत्त का त्रिज्या है जिसके चाप पर धरन क्या हुई है? विक्षेपित हुई है, या धरन का जो नमन हुआ है वो R वृत्त की त्रिज्या के वृत्त की त्रिज्या के का जो R त्रिज्या के वृत्त पर उसका नमन हुआ है। ठीक है, अर्थात फिर से R क्या है? R उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके चाप में धरन का नमन हुआ है। ठीक है, तो वृत्तीय नमन का कंडीशन क्या होना चाहिए? m/i बराबर e/r। ठीक है, मतलब कि r का मान धरन के आकार में झुकती है, धरन जिस आकार में झुकती है उसकी लंबाई के स्थान पर उसकी लंबाई के सभी स्थान पर r का मान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। मतलब m/i बराबर e/r का मान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो m ये तो वृत्तीय नमन तथा उसके कंडीशन हो गए, लेकिन m का मान के लिए हमने दो बातों पर डिस्कस किया इससे पहले कि m का मान जब बीम के लिए समान हो तथा m का मान जब बीम के लिए असमान हो, तो हम दोनों स्थितियों में विक्षेप तथा ढलान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो m/i बराबर e/r हमारा कांस्टेंट है, तो इससे हमारा वृत्तीय नमन आ गया। ठीक है, और यही निवृत्तीय नमन के लिए यही रिलेशन है। ठीक है, जहाँ पर ये होगा वहाँ पर बीम क्या होगा? बीम का वृत्तीय नमन होगा। ठीक है, अब हम बीम का डिफ्लेक्शन और बीम का स्लोप, मतलब बीम का विक्षेप तथा बीम का ढलान निकालेंगे।
इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है जब m का मान बीम के लिए समान हो, मतलब समान अनुप्रस्थ काट के बीम पर समान घूर्ण लगे तब। और दूसरी स्थिति क्या है, जब असमान अनुप्रस्थ काट के बीम पर असमान घूर्ण लगे तब हमारा डिफ्लेक्शन तथा स्लोप कितना होगा। मतलब कि तो पहली कंडीशन है जब धरन समान अनुप्रस्थ काट की है तथा धरन पर समान जो घूर्ण कार्य कर रहा है वो सामान्य है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने L लंबाई का एक धरन लिया है जिस पर समान घूर्ण M कार्य कर रहा है। R उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके चाप में हमारे धरन विक्षेपित हुआ है, और Y धरन की अधिकतम विस्थापन है। मतलब बिंदु P मान लिया कि धरन का मान क्या है, धरन के का जो विस्थापन है वो मध्य बिंदु से पर अधिकतम विस्थापन हो रहा है। अर्थात क्योंकि धरन की जो घूर्ण है वो समान है तो इस पर जो अधिकतम विस्थापन हो जाएगा वो उसके मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर उस अधिकतम विस्थापन y, ठीक है, मतलब बिंदु P विस्थापित होकर बिंदु P' पे आ जाती है। ठीक है, तब इस समय r का मान निकाल लेंगे। सूत्र कौन सा, m/i बराबर e/r से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r बराबर कितनी हो जाएगी, e इंटू आई बटा में m। ठीक है, e इंटू आई हमारा क्या है, नमन दृढ़ता है। तो हमने r का मान निकाला, r का मान कितना है, ei/m। ठीक है, तो अब धरन AB पर m का नमन घूर्ण लग रहा है, तब हमारा जो घूर्ण लग रहा है तो जो हमारा धरन है वो AP'B में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, जब m का घूर्ण लग रहा है तो धरन AB AP'B में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो धरन जब ये मुड़ जा रही है, मतलब कि ये AP'B में धरन AB है, AP'B में ये विस्थापित हो जाती है जब m कम घूर्ण लग रहा है तो। ठीक है, तो इस बिंदु P, इसके मध्य बिंदु का जो विस्थापन है वो बिंदु P से P' हो जा रही है, जिसके बीच की दूरी कितना है, y माना गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा ज्यामिति का उपयोग करेंगे। तो जियोमेट्रिक से वृत्त के प्रमेय से हमारा वृत्त के प्रमेय, तो वृत्त के जीवा के प्रमेय से PC गुणे में PP' बराबर AP गुणे में AB, क्योंकि एक ही वृत्त है इसलिए। ठीक है, वृत्त के जीवा के प्रमेय से क्या हो गया कि PC गुणे में PP', ठीक है, बराबर AP गुणे में PB, मतलब PC बटा में AP बराबर PP' बटा में PB। ठीक है, ये हमारा वृत्त के जीवा का प्रमेय है। इसका उपयोग करके हम r का मान निकालेंगे और समीकरण में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें विक्षेप तथा ढलान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये विक्षेप तथा ढलान हम किसका ज्ञात कर रहे हैं, जब हमारे m का मान समान है। फिर दूसरी स्थिति इसके बाद ज्ञात करेंगे। तो पहले हम PC तथा PP' से, तो PC हमारा कितना है, PC कितना है हमारा, टोटल हमारा 2r होगा, क्योंकि r त्रिज्या है, r वृत्त की त्रिज्या है, तो OC बराबर r हो जाएगा। ठीक है, OC बराबर कितना r हो जाएगा और OP' बराबर r हो जाएगा। ठीक है, तो PC हमारा क्या हो जाएगा, PC हमारा हो जाएगा 2r, मतलब यहाँ तक की दूरी हमारा 2r, उसमें से इतनी दूरी हमें पता है तो 2r में से y घटा देंगे तो PC की वैल्यू आ जाएगी। PC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से PP' का मान y, जो 2r में से y घटा देंगे तो PC की वैल्यू आ जाएगी। गुणे PP' का मान कितना है, y बराबर AP L/2 PB L/2। ठीक है, क्योंकि ये बीम के मध्य बिंदु में है और बीम की लंबाई L है तो L/2 L/2। ठीक है, यहाँ से
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2RY माइनस वाई स्क्वायर बराबर L²/4। ठीक, क्योंकि y हमारा क्या है, y हमारा विक्षेप है। ठीक, y हमारा क्या है, विक्षेप है, और बीम के सामर्थ्य के लिए y का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब y का मान कम होगा, y का मान छोटा होगा, तो y² का मान बहुत छोटा होगा। ठीक है, अर्थात y² के मान को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विक्षेप का मान बहुत छोटा होता है, तभी हमारे धरण क्या होगा, अधिक सामर्थ्य होगा। जब विक्षेप का मान बहुत छोटा होगा तो y² का मान भी बहुत छोटा होगा। तो जब y² का मान छोटा होगा तो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो y² को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बचा, 2RY बराबर L²/4। तो y बराबर कितना होगा, L²/8 इंटू R। ठीक है, और R का मान हम लोग ने निकाला, R बराबर EI/m। तो रख देंगे तो वो हमारे बीम के विक्षेप का सूत्र हो जाएगा। और ये किसके लिए होगा, जब समान अनुप्रस्थ काट की, मतलब कि जब धरन पर समान घूर्ण कार्य कर रहा हो, जब घूर्ण का मान क्या हो, समान हो या स्थिर हो, तब विक्षेप कितना होगा, y बराबर 1/8 mL²/EI। ठीक है, अब हम अधिकतम ढलान की बात करेंगे। तो अधिकतम ढलान कहाँ होगा, सिरों पर होगा, A तथा तो सिर। अब अधिकतम ढलान कहाँ होगा, अधिकतम ढलान सिरों पर होगा, इस बात पर डिस्कस हो चुकी है। तो अधिकतम ढलान कहाँ होगा, सिरों पर होगा, A या B पर। ठीक है, तो चाहे A पर या B पर। तो हमने A पर लिखा है, A और B दोनों पर अधिकतम ढलान होंगे, किसी पर जितना निकालेंगे वो वही A पर भी होगा, वही B पर भी होगा। ठीक है, तो ढलान के लिए कोण थीटा है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया AOP। तो त्रिभुज AOP से AOP, ठीक है, त्रिभुज AOP से थीटा बराबर, थीटा मतलब tan थीटा, लंब बटा में आधार, नहीं सॉरी अरे, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी tan थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर होगा AP/में OA। ठीक है, थीटा का मान बहुत छोटा, तो साइन थीटा बराबर थीटा हो गया। ठीक है, तो AP का मान कितना है, L/2, AP का मान L/2, और OA का मान है R। ठीक है, तो R का मान रख देंगे, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/2R। R का मान रख देंगे तो हमारा ढलान की वैल्यू आ जाएगी। तो ढलान की वैल्यू क्या आ जाएगी, R का मान रखेंगे तो mL/में 2EI। ठीक, तो ये ढलान का मान हुआ जब हमारे धरण के लिए m का मान कांस्टेंट है, m का मान समान है। तो m का मान जब समान है तब विक्षेप निकाल लिया गया। विक्षेप कितना है, 1/8 mL²/EI, और ढलान निकाला गया mL/2EI। अब हम विक्षेप तथा ढलान का मान निकालेंगे जब m का मान क्या है, असमान है, मतलब m का मान क्या है, कांस्टेंट नहीं है। दूसरा कंडीशन आता है जब नमन घूर्ण का मान प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर बदलता हो, तब धरण का विक्षेप तथा ढलान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब धरण का प्रत्येक काट पर m का मान बदलता है, तो I का मान स्थिर रहने पर भी R का मान स्थिर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक काट पर वो अलग अलग वृत्त का चाप बनाएगा। ठीक है, जिससे कि एक वक्राकार आकार प्राप्त होता है। तो R का मान क्या होगा, इसमें अधिक होगा, कम होगा, हर पॉइंट पर कम अधिक होगा, जिससे R का मान क्या, स्थिर नहीं हो पाएगा। तब जब R का मान स्थिर नहीं होता है तो हमें वृत्तीय नमन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, चाहे m/I कांस्टेंट हो, चाहे E/R कांस्टेंट हो। तो R का मान तो कांस्टेंट नहीं है, E का मान कांस्टेंट है, मगर R का मान कांस्टेंट नहीं है। किसके लिए, जब m का मान प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर बदले। तो E/R तो कांस्टेंट होना नहीं है, तो
हमें क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, m बाई आई का मान कांस्टेंट करना पड़ेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम धरन के प्रत्येक लंबाई में प्रत्येक काट पर m का मान इस प्रकार m का मान परिवर्तित हो जिससे कि i का मान भी बदले, और वो ऐसे बदले कि m और i का मान क्या हो, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो हमारा जो m का मान है उसी के अनुपात में i का मान भी बदले, और जब दोनों का अनुपात स्थिर होगा तब धरन का जो नमन होगा एक कैसा होगा, एक वृत्ताकार चाप में होगा। ठीक है, तो r का मान तो हमारा कांस्टेंट, तो e बाई आर इसके लिए कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो इसके लिए क्या कांस्टेंट होगा, m बाई आई। ठीक है, तो जब प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर m का मान बदले तो इसके लिए m बाई आई को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब कि धरन के घूर्ण का मान इस प्रकार परिवर्तित हो, धरन के घूर्ण का मान m के साथ i का मान इस प्रकार परिवर्तित हो कि m बाई आई का अनुपात हमेशा क्या बना रहे, स्थिर बना रहे, तब धरन का नमन एक वृत्तीय चाप में होगा। तो जब वृत्तीय चाप में होगा मतलब कि m बाई आई का मान m बाई आई बराबर कांस्टेंट, तो हम लोगों ने वृत्तीय चाप के लिए सूत्र निकाल लिया था कि 2r/y अपॉन l स्क्वायर बाई 4, 2r/y अपॉन l स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो y बराबर कितना, l स्क्वायर अपॉन 8r। ठीक है, अब r का मान रख देंगे। r का मान हम लोग क्या निकाले थे, r का मान m बाई आई बराबर e बाई आर से r का मान क्या था, r का मान था e आई बटे में m। ठीक है, तो जब रखेंगे y का मान तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, तो r का मान e आई बाई m। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये लिया है कि r का मान प्रत्येक जगह पर परिवर्तित हो रहा है, तो जब r का मान परिवर्तित हो रहा है तब e बाई आर तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो यहाँ पर r ना लेकर हम क्या लेंगे, एक समान सामर्थ्य वाला धरन लेंगे जिसकी गहराई क्या है, d है, और ये d का मान हमेशा, d क्या है, व्यास है, तो d का मान हमेशा क्या बना रहेगा, समान बना रहे। तो वहाँ पे r का मान तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m बाई आई का मान कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो और इसके लिए समान सामर्थ्य वाला धरन मानना पड़ेगा जिसकी गहराई स्मॉल d समान बनी रहती है। ठीक है, ऐसा एक समान सामर्थ्य वाला धरन हमें मानना पड़ेगा जिसकी गहराई d समान रहती है। तब m बाई आई बराबर f बाई डी बाई टू, आर की जगह d बाई टू लिख दिया, बराबर e बाई आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो f हमारा क्या है, यहाँ पर प्रतिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम r का मान ई डी 2f ले लेंगे, तो हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान कितना है हमारा, y का मान है एफ एल स्क्वायर अपॉन 4ED। तो f बाई डी बाई टू बराबर e बाई आर, ये बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन से r का मान निकाल लिया ई डी अपॉन 2f। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग विक्षेप का जनरल फॉर्मूला निकाला था, y बराबर कितना, 1/8 एल स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, तो r का मान रख देंगे तो वही हमारा विक्षेप का मान होगा, तो 1/, तो r का मान ई डी अपॉन 2f आया। तो हम विक्षेप y बराबर 1/8 एल स्क्वायर अपॉन r जानते हैं, वहाँ पे हमने r की वैल्यू रख दी ई डी अपॉन 2f, तो हमारा विक्षेप कितना प्राप्त हुआ, एफ एल स्क्वायर अपॉन 4ED। इसी तरह हम स्लोप का मान निकालेंगे, स्लोप थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, r का मान रख देंगे तो एफ एल ई डी। ठीक है, और स्लोप का जनरल फार्मूला क्या था जो हम लोग निकाले थे, वो था L अपॉन 2r। ठीक है, तो L अपॉन 2r में r की वैल्यू रख दिया तो हमारा कितना आया, एफ एल अपॉन ई डी। तो ये हमारा विक्षेप और स्लोप आया तब जब m का मान प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर बदलता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने इस वीडियो में हम लोगों ने धरन के डिफ्लेक्शन तथा
स्लोप के बारे में अध्ययन किया है। कल इससे आगे हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड पर डिस्कस करेंगे।